हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे। तो दोस्तों आपके मन में ज़रूर दो सवाल आते होंगे कि आखिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते क्यों हैं, और दूसरा ये कि अगर मनाते हैं तो इसे 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि जो हमारा प्यारा भारतवर्ष है वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और दोस्तों लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है मतदाता या मतदान। लेकिन दोस्तों हमारी आज़ादी के बाद देखा गया कि लोगों में मतदान के प्रति जो क्रेज़ है, जो उत्साह है, वो धीरे धीरे कम होता गया। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लोग प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और इसको मनाने का जो प्रमुख कारण है वह यह है कि भारत के नागरिकों को, भारत के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा किया गया था। अब बात आती है कि आखिर 25 जनवरी को ही क्यों। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि 25 जनवरी सन 1950 को ही हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी को याद करते हुए हम प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर निर्वाचन आयोग क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग देश भर में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव करवाने वाली स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है। अब बात यह आती है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का आखिर काम क्या है, उसका कार्य क्या है। तो इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष रूप से कराना यह प्रमुख जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। इसके बाद देश के लिए संसद मतलब राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, इसके साथ ही साथ राज्यों के विधानमंडल मतलब राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की। इस संदर्भ में आपको आगे बताता चलो दोस्तों कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अब दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस संदर्भ में आपको बताता चलो दोस्तों कि जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य होता था और साथ ही मतदाता के लिए मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वह 21 वर्ष थी। लेकिन दोस्तों वर्ष 1989 ईस्वी में संविधान में संशोधन किया गया और मतदान की जो आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और यह किया गया संविधान के 61वें संशोधन के अनुसार। अब दोस्तों बात यह आती है कि जैसे ही इस आयु को कम कर दिया गया, 21 से 18 किया गया, अचानक से मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। अब बात यह आती है कि वहाँ पर केवल एक ही निर्वाचन आयोग के आयुक्त सिर्फ एक ही थे, तो उनकी सहायता के लिए अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस की गई। और दोस्तों इस समय हुआ क्या कि 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन इसमें भी दोस्तों काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुई और इसमें कई बार चेंजेस हुए। और फिर फाइनली दोस्तों वर्ष 1993 ईस्वी में इसको एक संस्था बहुसदस्यीय संस्था बना दी गई और उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सहायता के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की व्यवस्था की गई। मतलब वर्तमान समय में जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें कुल 3 सदस्य हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। अब बात यह आती है दोस्तों कि निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि हमारे संविधान में निर्वाचन आयुक्त के योग्यता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। अतः निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको बताता चलूँ कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, इन दोनों की नियुक्ति के अतिरिक्त भी क्षेत्रीय स्तर पे प्रदेशों में भी जो है कि चुनाव आयुक्तों की सहायता के लिए प्रादेशिक चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति की जाती है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ही। तो दोस्तों अब बात आती है चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होता है। मतलब इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उतने पे उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है। अन्य चुनाव आयुक्त की जो कार्यकाल है वह भी 6 वर्ष की ही है, लेकिन अधिकतम जो उनकी आयु होनी चाहिए वो 62 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाएंगे। लेकिन यह दोनों ही अधिकारी अपनी कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ बात यह आ रही है कि वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण होगी तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर वो त्यागपत्र देकर भी अपने कार्य से कार्यमुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति उन्हें जिस तरह से अपॉइंट कर सकता है, क्या उन्हें हटा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं दोस्तों। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाना आवश्यक है, और उसकी सेम वही प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह आपको बता दूं कि जो हमारे अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग से परामर्श लेने के बाद ही। तो अभी तक दोस्तों हमने जाना कि चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्य है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव कराना है। लेकिन उसके बाद भी निर्वाचन आयोग के दोस्तों और भी कई काम होते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है दोस्तों निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। दोस्तों जो भी हमारे विधानसभा सदस्य या संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य, उनका जो एरिया है वो डिसाइड करने का काम जो है वह हमारा निर्वाचन आयोग करता है। इसके बाद मतदाताओं की सूची, जो कोई भी चुनाव होता है तो दोस्तों उसमें मतदाता घटते और बढ़ते भी रहते हैं। किसी की मृत्यु हो गई, कोई पैदा हुआ, कोई 18 वर्ष की आयु को अटेन कर गया, तो उसको ऐड करना, जिनकी मृत्यु हो गई या जो लोग छोड़ के चले गए उनको हटाना, यह जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की ही होती है। आगे बताता चलो दोस्तों कि जैसा कि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब कि बहुत से राजनीतिक दल हो सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों अनेक राजनीतिक दलों को उनको मान्यता देना, वो राष्ट्रीय दल हैं या फिर क्षेत्रीय दल हैं, तो उनको मान्यता देना यह काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। और साथ ही उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यह काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। और दोस्तों जो चुनाव होते हैं, निर्वाचन का सही सलामत संचालन करना, यह काम भी निर्वाचन आयोग का ही है। अगला है दोस्तों अर्धन्यायिक कार्य। दोस्तों इस शक्ति के अंतर्गत दोस्तों अगर कभी राष्ट्रपति को कोई ज़रूरत पड़ती है किसी भी सदस्य को, संसद सदस्य को अयोग्य घोषित करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से उसका परामर्श मांग सकते हैं। अगला है दोस्तों चुनाव को रद्द करना। अगर कहीं पर भी कोई चुनाव या इलेक्शंस होते हैं और उसमें यह पाया जाता है कि वहाँ पर धांधली हुई है या वोटों में किसी तरह की हेराफेरी की गई है, तो उसको उस समय चुनाव को रद्द करने का भी जो अधिकार है वह केवल निर्वाचन आयोग को ही प्राप्त है। इन सब के अलावा दोस्तों निर्वाचन आयोग की और भी अपनी कई छोटी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है लोकसभा और राज्य के जो विधानसभा हैं उनके चुनाव जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं उनको जनरल इलेक्शंस कहा जाता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बीच में ही विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है। तो अगर इस स्थिति में बीच में जब लोकसभा या विधानसभा भंग होती है तो उस समय जो चुनाव कराया जाता है उसको हम मध्यावधि चुनाव या बाई इलेक्शंस कहते हैं। तो दोस्तों इनके अतिरिक्त भी एक कंडीशन ये होती है कि बीच में 5 वर्षों का कार्यकाल है, बीच में ही कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो दोस्तों उस स्थिति में भी निर्वाचन आयोग उनका चुनाव कराएगा। बीच में ही जो भी सीट खाली हुई रहेगी उसका चुनाव कराया जाएगा और उस सीट के खाली होने के 6 महीने के अंदर ही उसका चुनाव किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर एक बात और ऐड करता चलूँ दोस्तों कि जो बाई इलेक्शंस में जो भी सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता है, शेष बचे हुए समय के लिए ही होता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव हुए हैं और तो इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का यानी 2024 तक का है और बीच में ही मान लीजिए 2022 में कोई सीट खाली होती है और वहाँ 6 महीने के अंदर वहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं, उपचुनाव, और उसके बाद जो लोग चुने जाते हैं उनका कार्यकाल केवल 2024 तक ही होगा। उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, फिर जनरल इलेक्शंस होंगे और फिर वहाँ पे नए सदस्य आ जाएंगे। यहाँ पर जनरल इलेक्शंस की ही बात हो रही है तो आपको बताता चलो दोस्तों कि भारतवर्ष में पहली बार जो जनरल इलेक्शंस या आम चुनाव हुए थे वह 1951 ईस्वी से शुरू हुए थे। अक्टूबर-नवंबर में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और दोस्तों यह पूरी प्रक्रिया समाप्त होते होते मतदान होने के बाद, मतगणना होने के बाद, फाइनल रिजल्ट निकलते निकलते मार्च या अप्रैल 1952 आ चुका था। तो इस प्रकार दोस्तों जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वह 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1952 ईस्वी में फाइनली संपन्न हुआ था। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद सदस्यों का चुनाव और विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव यह निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती राज के चुनावों की सच एज जिला पंचायत के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, इनका चुनाव कौन कराता है। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि जैसा केंद्र में निर्वाचन आयोग है उसी तरह की एक संस्था होती है राज्य निर्वाचन आयोग भी, और इस राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वह जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि जो इस तरह के चुनाव हैं उनको संपन्न कराए। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, मैंने आपको बताया था कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाती है, लेकिन उनका संबंध राज्य निर्वाचन आयुक्त से नहीं है। इस बात को आप अपने माइंड में रखिएगा। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि जिस प्रकार चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र में हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, उसी प्रकार राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं वही राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों का नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर यह भी बताता चलो दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो वही प्रक्रिया होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है। जैसा कि दोस्तों वहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है, वैसे ही राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को हटाने जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अनुसार ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। आगे दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। जो हमारे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन, और भारत की अभी तक की दोस्तों एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुई हैं और उनका नाम है श्रीमती रमा देवी जी। और यहाँ पर यह भी बता दूं दोस्तों कि इन्होंने सिर्फ एक कार्यवाहक के रूप में काम किया था, फुल फ्लेजेड चार्ज नहीं था इनके पास, और ये 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। वर्तमान समय में दोस्तों हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वह हैं श्री सुनील अरोड़ा जी। यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 2011 में जब पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था तो उस समय भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे मिस्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, और उन्होंने अभी एक बुक लिखी है द पॉपुलेशन मिथ, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो यह था दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने उनको कवर करने की कोशिश की।
फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या फिर स्थानीय निकायों का। और यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी एलडीए यूडीए मेंस एग्ज़ाम में वर्ष 2006 में पूछा गया है। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जरूर दे सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ में कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।